बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ ज़ैनुल आबदीन। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच बात नुसरत मिर्ज़ा साहब के साथ। आज के मौज़ूआत आपने देख लिए। मिर्ज़ा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम और अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। आज के जो मौज़ूआत हैं उसमें फिर हम चले जाते हैं भारतीय दरअंदाज़ी जो का से शुरू करते हैं और सुपरसोनिक ऑब्जेक्ट जो है मियाँ चुन्नू में गिरा है। आपको ये बताना चाहते हैं कि मियाँ चुन्नू हमारा काफ़ी बड़ा बेस है और वहाँ पर गिरना कोई अच्छी अलामत तो नहीं है। हमारी समझ में ये बात हमें बताने की ज़रूरत है जो हमारे जो इदारे हैं उनको कि ये आपने इस ऑब्जेक्ट को 100 किलोमीटर अंदर क्यों आने दिया। सुपरसोनिक था तो क्या था, आपको इसको गिराना चाहिए था। अच्छा, अब अगर आप ये कहते हैं कि आप इसको देखना चाहते थे कि ये किस किस्म का है और इसकी गैजेट की आप इसकी नकल करना चाहते थे तो वो एक अलग बात है। तो वो उसको फिर भी एक्सप्लेन होना चाहिए कि आपने दुश्मन के ऑब्जेक्ट को आया और फिर यहाँ तो 100 किलोमीटर अंदर आ गया, तो उसके ये कैसे मालूम था कि वो उसके पास जो है एटॉमिक उसके पास में नहीं है, या फिर वो कोई ऐसा मिसाइल सिस्टम नहीं है जो ऑब्जेक्ट आ रहा है। तो वो आपने कैसे अंदाज़ा लगाया कि आपके पास ऐसे सिस्टम मौजूद हैं, तो ये भी बताया जाए और इसकी वजाहत की जाए, क्योंकि ये 100 किलोमीटर अंदर आना ये हमारे दिफा की फेलियर बज़ाहिर नज़र आती है। तो अभी हम इसको इस तरह से देख रहे हैं कि आपने ये जानबूझ के किया है और जानबूझ के इसलिए किया है कि इस ऑब्जेक्ट की जो आपकी हैयत है, जो इसकी बनावट है, उसको आप चेक करना चाहते हैं कि क्या चीज़ है कि जो सुपरसोनिक है और ये जो ऑब्जेक्ट इन्होंने इंडिया ने क्यों भेजा है, उस बात को समझने के लिए समझने के लिए आपने इसको अंदर दिया। लेकिन बहरहाल इसकी जो वजाहत मैंने 2 मांगी हैं वो आपको करनी पड़ेंगी। जी ज़ैन साहब आगे चलें। आगे आ जाए। आगे जी, चीनी तैयारे जो हैं JF-10 जो हैं जो पाकिस्तान को मिल गए हैं और वो बहुत उसमें अब इसके बाद में वो जो आपका राफेल तैयारा वो बेकार हो गया है इनके JF-10 के मुकाबले में। JF-10C जो है वो 5th जनरेशन का है और जबकि ये 4.5 का है राफेल जो है जी। तो इस लिहाज से हमारी सुपरमेसी फिर से कायम हो गई है। जो राफेल के आने से ये लोग बड़े खुश हो रहे थे और उस पर उसकी पूजा पाठ कर रहे थे। लेकिन हमारे जो वज़ीर-ए-आज़म ने भी JF-10 का मैंने मायना किया है आज। जी जी। तो वो भी एक अच्छी अलामत है कि आपने वज़ीर-ए-आज़म साहब को जो है आपने वज़ीर साहब ने अपने आप के जो दिफा को अहमियत देनी शुरू कर दी है जी। ये इसका, क्योंकि जो उनके खिलाफ तहरीक अदमात आ रही है उसका मुझे शाखसा नज़र आता है, जिसमें कि इतने मुतहरक हुए हैं कि हर एक जगह पर वो जाकर खुशामदेब कर रहे हैं। वो पहले कर लेते भाई। आपसे ये कहना चाहता हूँ कि JF-10 का आना इंडिया के लिए, इंडिया की जो बढ़तरी थी, जो अपने आप जिस पर वो नाज कर रहा था, वो ख़त्म हो गया है जी। लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट आया है इसका जवाब फिर पाकिस्तान को देना पड़ेगा। ये जो मैंने 2 सवालात किए हैं उसका और उनके 200 किलोमीटर जाकर आपका ऑब्जेक्ट गिरना चाहिए जी। जो ऐसे पत्थर हो कोई साथ में जी। कोई ऐसी चीज़ जाए उसके साथ में कि जो गुलेल के साथ फेंका जाए और पत्थर हो, लेकिन वो 200 किलोमीटर अंदर जाए जो उनके हाथ पे ले चढ़ सके, तो वो जवाब होगा प्रॉपर। जी, उनको यानी एक जवाब देना चाहिए। हाँ, जवाब देना पड़ेगा आपको। और ये वो जो बार बार है ना कि आप दोस्त आ जाती है कभी। हाँ, तो ये छेड़छाड़ जो कर रहे हैं उसमें जो चैलेंज किया है इसने, इमरान ने उस पर ये चैलेंज किया ना जो उसको यूरोपीय यूनियन को कहा कि भाई ये जो ख़त लिखा है आपने हमें वो आपने इंडिया को लिखा है, तो फिर इसके बाद में इंडिया को भी ख़त लिखा गया है जी। तो वो तो ठीक कर रहा है अपने एक किस्म की जो खुद मुख्तारी का जो ऐलान कर रहा है, जो हम बार बार कर रहे हैं कि हम प्लेयर हैं, और उस प्लेयर का ये जो ऐलान कर रहा है। और उसके बाद में अफसोस की बात यह है कि $2 बिलियन आए हैं और अब सारे पाकिस्तान जो है, किसी ने मजाक में एक आर्टिकल लिखा है और कहा है कि पूरी कौम जो है $5.5 मिलियन में बिक रही है। यानी अगर 10 करोड़ रुपए दिए जाएं 10 आदमियों को तो उसकी टोटल जो कीमत जो बनती है वो $5.5 मिलियन बनती है। तो ये पूरी कौम जो है, यानी आप जो है वो कीमत जो है उन्होंने $5.5 मिलियन लगाई है। तो अगर ये कीमत हमारी है कि जैसे पूरा पाकिस्तान बिक जाता हो और एक हुकूमत तब्दील हो जाती हो, तो गैरत की बात है और शर्म की बात है। जो लोग भी बिक रहे हैं उनको जो है आधा गाड़ कर जो है ख़त्म कर देना चाहिए, ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। फिर इस पे तफसील से बात करते हैं, लेकिन मुझे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है जी। नाज़रीन, मुख्तसर वक्फा, एक बार फिर प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। जी मिर्ज़ा साहब अब हमारे साथ प्रोग्राम में शरीक हैं ब्यूरो चीफ लॉ और हनीफ कमर साहब।
और कराची से ब्यूरो चीफ अब्दुल कदीर राना साहब। हनीफ कमर साहब फरमाएं क्या हो रहा है यहाँ पर, ये तो क्योंकि सारी लड़ाई तो पंजाब में हो रही है और ख़ुसूसन लाहौर में, तो आप ये फरमाइए कि जो सूरत हाल है तहरीक अदम अतमाद की, इसमें एक तो अलीम खां का कैरेक्टर है और एक जो है तरीन का है, तो इन दोनों में आपस में मिलाप नहीं हुआ और वो तरीन जो है मिलने जा रहा है। इतनी कितनी दूरियों की वजह क्या है कि इतना तरीन जो है वो फिर मुस्लिम लीग नून में शामिल होना चाहता है? जी ये नुसरत मिर्जा साहब, बहुत शुक्रिया आपका। जिस तरह आपने फरमाया कि पंजाब में काम ज्यादा तेज हो गया है, और मरकज में भी इसी तरह ही है। पंजाब पे तो उसके असरात आ रहे हैं, यूं कहना चाहिए। पंजाब में जो वजारत आला है वो तो बिल्कुल लम्हों की मार है। अगर मरकज में कोई तब्दीली आती है तो मरकज में तब्दीली आती है, तो पंजाब में तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं। अच्छा, आप होल्ड करें तो क्या आपका यकीन है कि मरकज में तब्दीली लामाला आनी है? जिस तरह की हुकूमत की तरफ से जो रिस्पांस सामने आ रहा है पब्लिक जलसों में, और जिस तरह दबाव महसूस कर रही है हुकूमत और प्राइम मिनिस्टर खुद, और जिस तरह वो अवामी जलसों में जो गुफ्तगू कर रहे हैं, उससे लगता है कि उन्हें अपनी शिकस्त का अंदाजा हो गया है। इमरान खान साहब उसी कोलिजन की जानब, टकराव की जानब अपनी ये विल से बढ़ रहे हैं, और ये शायद उसमें से को अपने लिए स्पेस निकालना चाह रहे हैं कि शायद इस तरह इतनी ज्यादा गर्द उड़ाई जाए कि कुछ सुझाई ना दे और उसमें से कोई रास्ता निकल आए। भाई देखिए, जिस तरह आर्मी चीफ से होने वाली गुफ्तगू को पब्लिक गैदरिंग में बताया गया है, जिस तरह इंडिया के हवाले से बात की गई है, खारजा पॉलिसी के हवाले से बात की गई है, तो ये पब्लिक गैदरिंग में तो करने वाली बातें नहीं है। एक हुक्मरान के लिए और एक एटमी ताकत के प्राइम मिनिस्टर के लिए तो ये लगता है कि वो बिल्कुल इस वक्त डेस्परेट हो चुके हैं, और वो शिकस्त को इस अंदाज में कबूल नहीं करना चाहते, जमहूरी अंदाज में, बल्कि वो चाहते हैं। उनके पास तो एग्जीक्यूटिव पावर भी तो है। नहीं, हनीफ कमर साहब, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर भी तो है, वो क्यों नहीं इस्तेमाल करता? जी बिल्कुल है। इसीलिए तो उनकी गुफ्तगू को की सेंसिटिविटी पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। इसीलिए तो उनकी गुफ्तगू मौजूद बहस बन रही है कि वो मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, एटमी ताकत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और जब तक वो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको ये इस तरह की गुफ्तगू, इस तरह का लहजा और इस तरह के जो मैटर हैं रियासती इदारों के दरमियान और हुकूमत के दरमियान, आपके आर्मी चीफ ने आपके साथ जो गुफ्तगू की है या आपने जो गुफ्तगू की है, वो पब्लिक गैदरिंग में करने के लिए तो नहीं की क्या गई। आपने क्या चीज नोटिस की है उनकी बात की, जिसको आप सेंसिटिव समझते हैं इमरान खान की गुफ्तगू को? तो ये ऐसे लगता है कि प्राइम मिनिस्टर खुद इन इदारों को अब घसीटना चाह रहे हैं इस पॉलिटिक्स में, ताकि वो भी एक पार्टी बने और फिर एक गंद फैले, जबकि वो इदारे वाज़े तौर पर ऐलान कर चुके हैं, कह चुके हैं कि उनका पॉलिटिक्स के साथ कोई लेना देना नहीं। ये जितना भी जो कुछ हो रहा है ये पॉलिटिकल एक्टिविटी है, ये सियासतदान जाने, सियासी जमातें जाने, प्राइम मिनिस्टर जाने, ऑपोजिशन जाने, उनका कोई लेना देना नहीं। तो फिर ये तो प्राइम मिनिस्टर को भी बताते खुद इस बात का ऐलान है कि उन्होंने इमरान खान को छोड़ दिया है। ये तो अब आप बड़ा मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा एनालिसिस करते हैं और हम तो आपसे सीखते हैं। ऐसे अज्यूम चीजें तो यही हो रही हैं, जो सामने चीजें नजर आ रही हैं कि जब आप उन लोगों के साथ इस तरह की डिस्कशन और ये ओपन होगा और ये सारी चीजें होंगी, तो अक्लमंदों के लिए तो इशारे हैं इसमें। नहीं भाई देखो, एक जो बात उसने इमरान ने कही है, जो बात आप कह रहे हैं कि अमेरिका के सफ़ीर से वाकई उसने कहा, एक दफ़ा नहीं कहा, कई दफ़ा कहा, हर सफ़ीर से ये कहा कि मैं खिदमत करने को तैयार हूँ आपकी, और मैं मौलाना फजल रहमान ने, और मैं तो इससे भी ज़्यादा गवाह हूँ। जब ज़ियाउल हक साहब ने मुझे बात बताई थी, ज़ियाउल हक साहब ने बताई थी कि ये इनके पास जो वहाँ के मदनी साहब थे, जो इनके सरबराह हैं मदरसे के, वो जब इंडिया आना चाहते थे तो उनको वीज़ा नहीं मिल रहा था। ये उस ज़माने में, जब मैं बहुत 1984 की मैं बात 87 की बात बता रहा हूँ, 87 की, तो वो आना चाहते थे, तो उन्होंने कहा कि साहब मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा कि साहब हम, अच्छा जी, हम आपको वीज़ा दे देते हैं। तो उन्होंने कहा साहब मैं इससे अपने जो लाहौर का बॉर्डर है इसके ज़रिए से आना चाहता हूँ। उन्होंने कहा साहब जी इसकी भी हम इजाज़त दे देते हैं आपको। और उन्होंने कहा कि हमने, यानी ये बात मेरी और ज़ियाउल हक की हो रही है, तो ज़ियाउल हक साहब ने कहा कि हमने उसके पीछे इंटेलिजेंस लगा दी, और फिर उन्होंने जाकर जो है वो इनको थैली दी है एक मौलाना को,
तो वो तो रिकॉर्ड पे है बात, अब इस पर क्या बात है। वो आदमी इंडिया की थैली दे के गया इनको, वो मैंने 20 दफ़ा अपने प्रोग्राम में कहा। तो अब ये जब ये बात कह रहे हैं तो क्योंकि इन्होंने अभी जो बताए तो मैंने मौलाना को साहब को ठंडा करने के लिए उनको मौलाना को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा में और जो है के और बलूचिस्तान में जो है हिस्सा दे रहे हैं ना ये लोग। तो अब उस पर तो फिर ये इमरान खान नाराज़गी बनती है ना जी। मौलाना फजलुर रहमान एक सियासी लीडर हैं, इमरान खान भी सियासी लीडर हैं, आसिफ अली जरदारी, शहबाज शरीफ भी सियासी लीडर भाई हैं। अगर आप फिर फौज अगर हिस्सा नहीं ले रही है तो फिर मौलाना फजलुर रहमान को क्यों आप कह रहे हैं कि आप उसको डीजल ना कहें। जब इस तरह की बातें मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जलसों में कहना शुरू कर दे तो फिर आने वाले दिन अच्छे नहीं भाई वो तो होते। फेस टू फेस अब कराची फेस रही होगी ना भाई, आपका बड़ा वैलिड है, डायरेक्ट क्लोजन हो गया ना। $1 क्वेश्चन है। हनीफ खबर साहब हमारे साथ रहेंगे, लेकिन हनीफ खबर साहब रहे हैं क्योंकि आपकी बातें बहुत अहम होती हैं। अब हम ये पूछ लेते हैं इससे हमारे जो राना साहब हैं कि ये राना साहब ने यहाँ क्या देखा कि जो ये जब आए हैं यहाँ पर इमरान खान साहब, तो इनको MQM से क्या मिला और GDA से क्या मिला। जी राना साहब, अब्दुल कदीर राना साहब। देखिए, जो वज़ीर आज़म इमरान खान कराची के दौरे पे आए थे, जाहिर है दूसरा हनीफ कमर साहब ने कहा कि परेशानी है उनको और यकीनी तौर पे जो है वो शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, इसलिए वो गुज़िश्ता 3 साल 3.5 साल में नहीं आए। और जब से ये तहरीक अदम एतमाद पे शुरू हुई उसके बाद उन्होंने MQM के मरकज़ का जो है वो दौरा किया और इस दौरे के दौरान जो गुफ्तगू हुई है वहाँ पर उसके हवाले से जो MQM के लोग हैं उनका कहना है कि तहरीक अदम एतमाद पे बात नहीं हुई वज़ीर आज़म से, बस वो आए हैं और नॉर्मल बातें हुई हैं इस हवाले से। और दूसरी तरफ MQM जो है अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाई है। हमारे ज़राए का कहना है कि किसको सपोर्ट करना है तहरीक अदम एतमाद में, वज़ीर आज़म को सपोर्ट करना है या फिर अपोजिशन की जो तहरीक अदम एतमाद मतलब वो हवा का रुख देखना चाहती है वो बिल्कुल इसी तरह की। इसकी वज़ीर आज़म से मुलाकात के बाद वो तो उनके घर पे आए थे, तो दफ्तर में आए थे। अच्छा, एक बात मैं हनीफ कमर साहब से पूछना चाहता हूँ। हनीफ कमर साहब, एक बात बताइए कि नवाज शरीफ साहब ने 30 साल हुकूमत की है और फिर आखिर में वो आया था फ़ौज के पनीर से निकल कर, और इसको जिस तरह से कहते थे नवाजा कहते था, वो जो वहाँ का गवर्नर था जिस वक्त ये क्रिकेट खेल रहा था, वो हमारे पास क्लिप मौजूद है, में चला चुके हैं। आखिर में फ़ौज से लड़ा वो, फिर क्या मिला उसे, अब ये लड़के लेकर इसको क्या मिलेगा। तो अब ये बात एक हकीकत है, ये तस्लीम तो करना चाहिए ना कि भाई फ़ौज एक हकीकत है हमारे मुल्क की। और ये जो सारे के सारे लोग हैं, ख़ुद आपने जो किया है, जो नवाज शरीफ ने किया है, लुटेरा आदमी है, जरदारी लुटेरा है, और ख़ुद अब इमरान खान साहब ने जो हरकत की है वो भी लुटेरे के काम किए। तो फ़ौज फिर आखिर में आकर जो है वो बीवी बचाव करती है, पाकिस्तान को बचाने का काम करती है, तो ये काम तो वो करेगी ना। फिर अब ये तो नुसरत मिर्जा साहब आपसे और मुझसे ज्यादा इमरान खान को सीखना चाहिए, इस मुल्क की हिस्ट्री है। जिस तरह आपने फरमाया कि नवाज शरीफ को क्या मिला, जो नवाज शरीफ को मिला वही इमरान खान को मिलेगा। तारीख दोहराएगी अपने आप को, और शायद हमारे सियासतदानों ने सबक नहीं सीखा और इमरान खान साहब ने तो बिल्कुल ही नहीं सीखा। ये जिस तरफ जा रहे हैं उसका अंजाम वही होगा जो इससे पहले इस तरह के कामों का अंजाम होता रहा है। देखिए, आप मेरी बात सुने, वो आप ये तो इसको तो यानी जिस तरह भेड़ बकरियों की तरह से पकड़ के इसके साथ में शामिल किया है लोगों को, ये इतनी नंगा सपोर्ट किया इसको इमरान को। होती थी पीछे कोई 4 बंदे तो होते थे, इनके साथ तो जो बंदे हैं वो ऐसे तस्बीह के दानों की तरह गिरेंगे। अब खान साहब का असल प्रॉब्लम ये है कि खान साहब को ये खुशफहमी है कि जो उनके साथ बैठकर और उनके सामने बैठकर उनकी गुफ्तगू में तालियां बजा रहे हैं वो उनके साथ हैं। ये खुशफहमी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और जो तालियां बजाने वाले हैं वो कहीं और बैठ के तालियां बजा रहे हो। नहीं, वो तो भाई कराची पे थोड़ी बात कर लें कि MQM ने अपने मसाइल का कुछ जिक्र किया या नहीं। MQM ने भाई MQM को मसाइल नहीं आ रहे। तो ये देख रही है कि उनके ऊपर केसेस कैसे हटे जी। हमें पता है, राना बताना चाहते बताएं। राना क्या बताना चाहते हो, बताओ। मैं देखो ये तो बता जाता हूँ, MQM जो है जैसे मैं कहा कि फैसला नहीं कर पाई अभी तक और ना कर पाएगी। वो शायद कोई और फैसला करेगा उनका,
उसके बाद वो डिसाइड करेंगे उस तरफ जाएं या उस तरफ जाएं। और क्योंकि दोनों तरफ से यहाँ तो वज़ीर आज़म आए थे, उनके घर पे यही फैसला कर रहे थे हमारी शरण की हिमायत का ऐलान करना है नहीं करना। तो उसके बाद साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से भी मैंने वज़ीर आज़म की हवा निकली हुई है। जो आदमी जिनके पास 1200 आदमी नहीं है उनके पास आ रहा है। पीटीआई की असल वजह ये है, पीटीआई की जो सिंध है पीटीआई, वो आपका इलेक्शन में हिस्सा न लेना बताते खुद, यानी आप ये हनीफ कमर साहब को साथ मिलाते हैं कि जो पीटीआई ने जब अपना आदमी नहीं खड़ा किया उस मामले में, तो इसका मतलब ये हार तो उन्होंने उसी वक्त तस्लीम कर ली है। ये नुसरत मिर्जा साहब, तारीख में पहली बार हुआ है कि हुक्मरान पार्टी का इलेक्शन है सेनेट का और हुक्मरान पार्टी बाइकाट कर रही है। ये भी तारीख में पहली बार हुआ। और इससे भी पहले लाहौर, इससे पहले नुसरत मिर्जा साहब लाहौर में भी ये हो चुका है। जमशेद चीमा साहब और उनकी मिसेज ने जो फॉर्म फिल किए थे यहाँ जिमनी इलेक्शन में और वो रिजेक्ट हो गए थे टेक्निकल बुनियादों पर। वो जमशेद चीमा साहब पीटीआई के सीनियर तरीन रहनुमाओं में उनका शुमार होता है। वो कम से कम 4 इलेक्शन लड़ चुके हैं और उन्हें ये नहीं पता था कि जिस तजवीज कुनंदा और तायद कुनंदा के वो दस्तखत करवा रहे हैं वो उस हल्के से ही नहीं है। तो वो भी टेक्निकल तरीके से वो आउट हुए थे इलेक्शन में खुद। और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पहली हजीमत का सामना उस वक्त करना पड़ा था जब लाहौर में पीटीआई के वोटर जो थे वो दर बदर फिर रहे थे कि अब हम वोट किसको दें, हम पीपल्स पार्टी को वोट दें या अब एक बात और रह गई। ब्रेक का गाना है, ब्रेक के बाद चलेंगे ये बात। अच्छा जाइएगा नहीं, बहुत अहम बात करनी है। आप दोनों हज़रात मौजूद रहे, अभी जाइए नहीं है, बात करनी है। नाज़रीन मुख्तसर वक्फा है, वक्फे के बाद एक बार फिर प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। जी मेरे साहब मजीद बात करें, दोनों शख्सियत हमारे साथ शरीक हैं। भाई राना साहब ये बताइए कि एमक्यूएम को तो आपने बता दिया, जीडी ने क्या कहा? वजीर आजम दौरे पर आए तो जो जीए के सरबराह है पीर पगारा, उन्होंने पहले ही जो है माजरत कर ली वजीर आजम से मिलने से। और ये चीज ये जाहिर करती है कि सबको नजर आ रहा है कि अब जो है हवा का रुख वो तब्दील हो गया है। और इसीलिए शायद पीर पगारा ने जो है खुद जाती तौर पर जो है वजीर आजम से मिलने से मना कर दिया। लेकिन जो इसमें शामिल है जीडीए में दूसरी जो पार्टियां हैं उनके कुछ रहनुमाओं की जरूर मुलाकात हुई है और वो कोई खास मुलाकात नहीं थी कि तहरीक अदम एतमाद के हवाले से या तो वो। और दूसरी जो मसरूफियात हैं वो अपने ही कारकुनान जो है उनसे जो है धोएदार खिताब करते रहे हैं वजीर आजम, और फिर उसके बाद उन्हें तनकीद का भी सामना करना पड़ा है। और जब अब कुछ देर पहले बात हो रही थी 4 जो है अरकान असम्बली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो कैंडिडेट हैं निसार घोड़ो, उनको वोट दिए हैं। दूसरी तरफ पीपल्स पार्टी के ये रहनुमा दावा कर रहे हैं कि सिर्फ ये अच्छा, अब ये मेरी समझ में नहीं आता। ठीक है, अब मेरी समझ में नहीं आता कि ये आदमी जो जरदारी साहब का वालिद साहब हैं, हाकिम अली जरदारी, कायद आज़म साहब को बहुत बुरा भला कहते हैं, जो वीडियो मौजूद है, लेकिन हम कायद आज़म साहब के खिलाफ कोई बात नहीं चला सकते हैं। तो मुझे ये बताइए, वो अल्फाज भी अदा नहीं कर सकते जिस बदतमीज़ी से उन्होंने कहा है, उसको क्यों सपोर्ट किया जा रहा है? उनके आदमी को कैसे सेलेक्ट हो रहे हैं, ये मैं समझना चाहता हूँ बात को। दूसरी बात ये है कि मैं हनीफ कमर साहब आपके साथ में ये बात करना चाहता हूँ कि बहुत सियासी और बहुत अहम और बड़े स्ट्रेटेजिक बात करना चाहता हूँ। देखिए, मेरा बुनियादी तौर पर पहले से ख्याल ये था कि जब इमरान खान को लाया गया तो मैंने कहा ये ख़तरनाक आदमी, इसको नहीं लाना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को आपने कहा कि जिस अंदाज से लाया गया था, जिस तरीके से लाया गया था, उनका लाना भी खतरनाक और उनका जाना भी खतरनाक। अब तमाम सियासी कुव्वतों को और तमाम मुहिब्बे वतन कुव्वतों को और इदारों को मिल बैठकर सोचना होगा कि इस टर्माइल से कैसे निकलना पड़ेगा। इस वक्त इमरान खान तन्हाई का शिकार हैं, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं, वो डिप्रेशन का शिकार हैं और उनके साथ जो लोग हैं वो भी उनके साथ नहीं है। इस वक्त जो भी वो गुफ्तगू कर रहे हैं उसका फायदा ना उनकी अपनी जात को होगा, ना मुल्क को होगा, ना किसी और को होगा, बल्कि उसका नुकसान ही नुकसान होगा। और अब मेरा ख्याल है कि वो लाने वाले भी सोच रहे होंगे कि उन्होंने ये क्या कर लिया कि अब इससे कैसे निपटे। अब वो सियासत से लाताल्लुक होते हैं तब भी मरते हैं और अगर ताल्लुक निभाते हैं सियासत से तो फिर भी मरते हैं। तो ये सूरत हाल इस वक्त पाकिस्तान की जो है, तो ठीक नहीं है, लेकिन हाँ ये मुश्किल में पड़ते हैं, ये मुश्किल में जरूर पड़ेंगे जी, संभाल लेंगे सूरत हाल को। बड़ा मुश्किल वक्त है क्योंकि खान साहब बिल्कुल उस बात की संजीदगी को मानने को तैयार नहीं है, वो अपने मनसब की संजीदगी को मानने को तैयार नहीं है। जिस मनसब पर वो बैठे हैं उस मनसब के कोई तकाजे हैं,
वहां पे बैठकर अगर आपके साथ कोई ज्यादती भी होती है तो आपका दिल गुर्दा इतना वसी होना चाहिए कि आप मुल्क और कौम के लिए उसको बर्दाश्त करें। और माजी में हमारे ही मुल्क के वज़राए आज़म ने इस तरह की मिसालें कायम की हैं। उन्होंने इस तरह नहीं किया कि जिस तरह सब कुछ बेनकाब कर दिया जाए और बिल्कुल ओपन फायर कर दिए जाए, और जब कभी ओपन फायर हुए हैं तो उसका नतीजा वही निकला जो आपने नवाज शरीफ की शक्ल में देखा, और जो आप जिस तरह की इमरान खान साहब गुफ्तगू कर रहे हैं इसका नतीजा भी भाई जरदारी साहब का हाल क्या था कि अगर इसको मैड हो गया था जरदारी साहब, जरदारी मैड हो गया था, बंदूक के लिए फिर रहा था प्रेसिडेंट हाउस में। तो याद फिर करें देख वो रहे हैं, फिर जरदारी साहब को भी फिर कितना अरसा बाहर रहना पड़ा था। हाँ, नहीं फिर सफाया हो गया, पूरे मुल्क में पार्टी का सफाया भी हो गया। हाँ, अब बुजदार का तो खैर बुजदार जीरो आदमी क्या नहीं, वो तो जो कौन हाँ, बेचारे आप बता दें अनीफ कमर साहब बुजदार का क्या बनेगा? करता चलूं कि बुजदार साहब अमली तौर पर इस वक्त मुस्ताफी हो चुके हैं, क्योंकि अमली तौर पर मैं कह रहा हूँ वो मुस्ताफी हो चुके हैं। वो ऑफिस जरूर होल्ड कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई ने ऑफर कर दी है मुस्लिम लीग काफ को कि हम वजीर आला को हटा देंगे, आप मरकज में हमारा साथ दें, हम फौरी तौर पर अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में वजीर आला चौधरी परवेज इलाही को बना देंगे। आज काफ लीग में इस हवाले से मुशावरत हो रही है। काफ लीग के अंदर ही एक ग्रुप कह रहा है कि हम अदम एतमाद की नाकामी का इंतजार क्यों करें, ऑपोजिशन हमें पहले ऑफर कर रही है कि आप बन जाएं वजीर आला। वो धोखा देगी, वो धोखा दे देगी, ये साथ दे देगा। ये दोनों गुफ्तगुएं हो रही हैं, दोनों डिस्कशन चल रही है काफ लीग के अंदर, और काफ लीग आज रात में कोई ना कोई फैसला करेगी। मेरा ये ख्याल है कि वो फिर इशारा एम्पायर का उंगली चाहिए उन्हें फिर, और वो फैसला नुसरत मिर्जा साहब जो भी होगा वो कम अज कम उस्मान बुजदार के हक में नहीं होगा। जी ठीक हो गया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब आपका राना साहब, और जनाब मोहम्मद अनीफ कमर साहब आपका बहुत शुक्रिया। हमने बहुत सेंसिटिव गुफ्तगू कर डाली है आज, लेकिन अभी हम चाहते हैं कि उसमें से कुछ हिस्सा निकालेंगे हम। 1 मिनट रह गया जी। जी बस नहीं, कुछ ज़्यादा बात नहीं। उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर, उत्तराखंड में बीजेपी कामयाब हो गई है जी। अमूमन कहा यह जा रहा था कि बीजेपी वहाँ यूपी में नाकाम होगी, लेकिन वो बहुत बड़ी मार्जिन से कामयाब हुई है। लेकिन पंजाब में हार गई है। पंजाब में 2/3 वो मैंने आम पार्टी को मिले हैं। सिद्धू भी हार गया, कैप्टन भी हार गया, अभी बड़ी लॉस कर गया। अब जो हिंदुत्व की जो इंतहा है वो फिर अब मोदी की शक्ल में जो है वो तबाही बर्बादी लेकर इंडिया के दहाने पर, इंडिया के मुंह पर खड़ी है। मजीद वोट मिले मोदी नहीं, मजीद तबाही करेगा ना वो तो एक किस्म की मुल्क के अंदर तबाही बर्बादी का एक सिलसिला जारी रखेगा। जी 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 बिल्कुल ठीक है। मेरे साथ वक्त ख़त्म हुआ हमारे प्रोग्राम का। नाज़रीन आज के लिए इतना ही, आइंदा प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।